केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। जीरकपुर, मोहाली में इलेक्ट्रिक बसें चलाने सहित कई मुद्दों पर हुई बातचीत। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया आज पठानकोट में सीमांत क्षेत्रों के अपने 4 दिवसीय दौरे पर हैं और कल अमृतसर में कहा, पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर लगाई जाएगी एंटी ड्रोन प्रणाली। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया ऐलान, 26 सरकारी और 15 सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त होंगे मोतियाबिंद के ऑपरेशन। पीजीआई चंडीगढ़ और रोहतक शुरू करेंगे टेली परामर्श सेवाएं। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मनोहर लाल ने कहा कि ये एक अनौपचारिक बैठक थी जिसमें जो कठिनाइयां या समस्याएं थीं उन पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि बिजली सेक्टर को लेकर जो कमी है आज उस पर चर्चा के साथ शानन प्रोजेक्ट पर भी बातचीत हुई है। 100 साल की लीज खत्म होने पर पंजाब और हिमाचल दोनों राज्यों ने दावा किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अब कोर्ट ही फैसला करेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मोहाली और जीरकपुर में ई बस सेवा शुरू करने की बात हुई है। हमने पंचकूला और चंडीगढ़ को भी जोड़ने को कहा है। इसे लेकर जल्द प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पराली जलाना प्रदूषण फैलाने का कारण है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कोई योजना बनाई जाए। मैंने आगे बढ़ करके कहा कि केवल मोहाली और जीरकपुर क्यों, इस क्लस्टर को, क्योंकि बड़ा एरिया है, उसमें मोहाली और जीरकपुर के साथ हम इसमें पंचकूला चंडीगढ़ जोड़ करके, और क्योंकि पूरा एक साथ लगता एरिया है और पूरी इस आबादी को एक 25-30 लाख की जो भी आबादी है उस हिसाब से एक बड़ा नेटवर्क पीएम ई बस सेवा का शुरू हो। उसके अंदर जितनी बसों की आवश्यकता होगी और जितनी उसमें हम ग्रांट देते हैं वो सारी उपलब्ध कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो ऐसा रेजोल्यूशन पंजाब की ओर से अगर आएगा, ऐसे ही मेरी कल चंडीगढ़ में भी बैठक है, हरियाणा में भी बैठक है। बैठक के दौरान पंजाब कैबिनेट के मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया, हरभजन सिंह ईटीओ और डॉक्टर रवजोत सिंह ने कहा कि पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत हिमाचल प्रदेश में चल रही शानन परियोजना पर पंजाब का हक है। कैबिनेट मंत्री ने पंजाब में अधिक बिजली की आवश्यकता और प्रदेश के हाइडल और थर्मल पावर परियोजनाओं की सीमित क्षमता को देखते हुए केंद्रीय संयंत्रों से राज्य को लंबे समय तक बिजली आपूर्ति की मांग भी की। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया सीमांत क्षेत्रों के अपने 4 दिवसीय दौरे के दौरान आज पठानकोट के गांव का दौरा करेंगे। इसके तहत वे बेमियाल गांव के विशेष तौर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान पंजाब के मुख्य सचिव व डीजीपी भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले राज्यपाल ने अमृतसर में अपने दौरे के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगले साल जनवरी तक पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर एंटी ड्रोन प्रणाली लगा दी जाएगी, जिससे हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी की समस्या से निपटने में सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि पूर्व राज्यपाल द्वारा प्रदेश के गांव में सुरक्षा कमेटियों का गठन किया गया था, जो कि बेहद कारगर साबित हो रहा है। उन्होंने कंटीली तारों के पास खेती करने वाले किसानों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांव के लोग नौजवानों के लिए रोजगार को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने इस चिंता के समाधान के लिए हुनर विकास केंद्र स्थापित करने और खेल स्टेडियम बनाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने प्रदेश की धान खरीद और उठान के प्रबंधों को नाकाफी बताते हुए कहा कि इसी वजह से पंजाब के किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज लुधियाना के गांव धनानसू के में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में चुने गए सरपंचों को शपथ दिलवाएंगे। पंजाब में हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में राज्य भर के 23 जिलों के 13,147 ग्राम पंचायतों में से 19 जिलों के 10,031 सरपंचों को मुख्यमंत्री द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी। बाकी 4 जिलों श्री मुक्तसर साहिब, होशियारपुर,
बरनाला और गुरदासपुर के सरपंचों और 23 जिलों के 81,808 नए चुने पंचों को 4 विधानसभा हलकों गिद्दड़बाहा, चब्बेवाल, बरनाला और डेरा बाबा नानक के उपचुनावों के बाद शपथ दिलाई जाएगी। राज्य सरकार के इस विशेष प्रकार के कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल स्वास्थ्य, आयुष और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अब राज्य भर के सभी 26 सरकारी अस्पतालों और 15 सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन निशुल्क किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्राथमिक लक्ष्य पूरे राज्य में सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ बनाना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पीजीआई चंडीगढ़ में सफल टेली मेडिसिन सेवाओं की तर्ज पर पीजीआई रोहतक में विशेषज्ञों द्वारा टेली परामर्श सेवाएं शुरू करने की भी घोषणा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अस्पताल मरीजों या उनके परिजनों से नगद पैसे लेता हुआ या एडवांस भुगतान के लिए हस्ताक्षर मांगता हुआ पाया गया तो उसका पैनलमेंट तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। सीएम ने आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के लिए अस्पतालों को समय पर भुगतान के लिए एक रिवॉल्विंग फंड स्थापित करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ अपने निर्धारित ड्यूटी घंटों के दौरान उपलब्ध रहें ताकि रोगियों को स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने में अनावश्यक देरी का सामना ना करना पड़े। बैठक में मुख्यमंत्री ने सर्जिकल पैकेज के तहत सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान भारत के मरीजों का इलाज कर रहे सरकारी डॉक्टरों को 20% कापर्स फंड में से 5% बोनस देने की भी मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कल भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि किसी भी सरकारी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों को तब तक बदला नहीं जा सकता जब तक कि मौजूदा नियम इसकी अनुमति ना दें। पीठ ने यह भी कहा कि चयन प्रक्रिया में नियम अपनी मनमर्जी के अनुसार नहीं होने चाहिए बल्कि संविधान की धारा 14 यानी समानता के अधिकार के अनुरूप होने चाहिए। पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि पारदर्शिता और भेदभाव के बिना भर्ती के लिए प्रक्रिया होनी चाहिए। जब तक नियुक्ति से संबंधित नियम स्पष्ट रूप से निर्देशित ना करते हों, राज्य सरकार सभी या आंशिक रिक्तियों को भरने के लिए बाध्य नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने इस पर अपना फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 से 1967 के अजीज बादशाह मामले में दिए गए उस फैसले को खारिज कर दिया जिसके आधार पर एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार किया गया था। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले में दिए गए निष्कर्षों के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को नए सिरे से निर्धारित करने का काम 3 जजों की बेंच पर छोड़ दिया है। दरअसल साल 2019 में स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच से मामले को 7 जजों के बेंच को सौंप दिया गया था। वहीं मुख्य न्यायाधीश के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, सूर्यकांत, जेवी पादरीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और एस शर्मा की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर सुनवाई की जिसमें हाई कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं होने का फैसला दिया था। हाई कोर्ट ने यह फैसला साल 2006 में दे दिया था। हरियाणा की मंडियों में धान और बाजरे की फसलों की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। हालांकि मंडियों में अब तक 5,69,092 मैट्रिक टन धान की आवक हुई है जिसमें से 49,72,833 मैट्रिक टन की खरीद हुई है। प्रदेश सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके खातों में फसल खरीद का पैसा सीधे भेज रही है। अब तक धान और बाजरा किसानों को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है जिसमें धान किसानों को 110 लाख करोड़ से अधिक रुपए और बाजरा किसानों को लगभग 104 करोड़ रुपए का भुगतान शामिल है। सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर किसान संतुष्ट हैं।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस खरीद सीजन के दौरान मंडियों में धान व बाजरे की खरीद सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने बताया कि किसानों को फसल बेचने में कोई परेशानी ना आए तथा उन्हें मंडियों में प्रवेश के लिए अनावश्यक इंतजार ना करना पड़े, इसके लिए विभाग ने ऑनलाइन गेट पास की सुविधा उपलब्ध कराई है। सरकार सामान्य धान के लिए 2300 रुपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए धान के लिए 2320 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। सभी वरिष्ठ अधिकारी पूरी खरीद प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा में सर्वाधिक 9,93,546 मेट्रिक टन धान की आवक कुरुक्षेत्र जिले की मंडियों में हुई। केंद्रीय आवाजाही एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश के सभी नागरिकों के लिए 100 से 150 किलोमीटर के दायरे में हाई स्पीड कारोबार कॉरिडोर तक पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इन कॉरिडोर से लोगों का समय बचने के साथ ही दूरी कम होने से ईंधन की भी बचत होती है। मंत्रालय का ये लक्ष्य विजन 2047 के एजेंडे में सबसे ऊपर है। इसके साथ ही इस हाई स्पीड कॉरिडोर को G20 के टॉप 10 देशों में शामिल करने का भी लक्ष्य रखा है। मंत्रालय की साल 2023-24 की सालाना रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक जो 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनमें कम विकसित क्षेत्रों से राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंच, यात्री सुविधाओं में सुधार और परिवहन लागत में कमी करने का लक्ष्य भी शामिल है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ आज 4 दिन के इस पर्व का समापन हो गया है। छठ पूर्व के अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के लिए छठ व्रती सूर्य की उपासना करते हैं। उपासना के बाद से प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही 36 घंटों का पारण हो जाता है। चंडीगढ़ सहित देश भर में लाखों श्रद्धालुओं ने विभिन्न नदियों के तटों पर सूर्यदेव और छठी मैया को अर्घ्य दिया। इसके अलावा लोगों ने झीलों, जलाशयों और अस्थायी रूप से छतों पर जल संग्रह कर छठ पूजा मनाई। उत्तर प्रदेश में भी छठ पूजा श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इससे पहले कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में आयोजित पूजा महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने ब्रह्म सरोवर के तट पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हुए मंत्र उच्चारण के बीच देश प्रदेश के नागरिकों की मनोकामना पूर्ति, समृद्धि और प्रगति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के कर्मठ भाई बहनों ने अपनी मेहनत से हरियाणा के विकास में अहम योगदान दिया है। मूल रूप से पूर्वांचल में मनाया जाने वाला ये त्योहार अब देश भर में मनाया जाने लगा है। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही कामना करता हूं कि छठ मैया सदैव आपकी झोली में खुशियों से भरकर रखे। छठ पूजा को सूर्य उपासना का सबसे पवित्र पर्व माना गया है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।